नमस्कार दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का। जैसा कि हमको पता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें हैं। 6 थीमें के अंतर्गत पहली जो थीम है परिवार, दूसरी थीम है जल, तीसरी थीम है भोजन, चौथी थीम है आवास, पाँचवीं यात्रा और छठवीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा एक टॉपिक है आपका पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो टॉपिक है आपका ये उपविषय हैं। उपविषय किसके हैं? परिवार के हैं। यानी परिवार के अंतर्गत हमें शामिल जो किए गए हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु को शामिल किया गया है। सीटेट के 2019 के पेपर में पूछा गया था कि पेड़ पौधे जो विषय हैं आपके कोई कौन सा विषय है, ये मुख्य विषय है या उपविषय है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं आपके ये उपविषय है आपका, जबकि मुख्य विषय क्या है? परिवार है। इस प्रकार से सीटेट के एग्ज़ाम में जो टॉपिक में क्वेश्चन जो आएंगे इन 6 थीम से आएंगे, यानी परिवार, जल, भोजन, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका जल यानी वाटर। शुरुआत करते हैं हम लोग वाटर की। जैसा कि हम जानते हैं कि जल क्या है? जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है H2O, यानी जल का अणुसूत्र क्या है? H2O है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर हम बताएं जल क्या है आपका? जल उदासीन है। उदासीन का मतलब ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है, यानी इसका जो pH मान है ये 7 है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि शुद्ध जल का जो pH मान है ये 7 है आपका। जबकि शुद्ध जल तो वर्षा का भी होता है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, खनिज नहीं पाए जाते। तो ये कुछ बातें थी आपकी जल के बारे में। अगर बात की जाए कि मानव शरीर में जो ब्लड है आपका ये 5 से लेकर 6 लीटर है, तो इस ब्लड में पानी की मात्रा कितनी है? तो ब्लड में पानी की जो मात्रा है ये 90% पानी है ब्लड के अंदर। ये तो रही बात बेसिक बातें जल के बारे में। अब जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है और कितना स्थल है। अगर बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल या भूमि पाई जाती है आपकी। अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल है आपका, तो ये उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो इसमें 60% जल है, 60% स्थल है और 40% जल है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा है वो 81% है और स्थल की जो मात्रा है वो 19% है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है। जल की इतनी मात्रा अधिक होने के बावजूद भी क्या है? जल की कमी है। जल की कमी का मेन कारण क्या है वो जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जल की कमी का मेन जो कारण है आपका वो जल का असमान वितरण है आपका, यानी जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वो अलग तरह से है आपका। अब जानते हैं हम लोग जल का असमान वितरण किस प्रकार से है। जल का अगर असमान वितरण की बात की जाए तो 97% जल जो है आपका ये नमकीन है और कहाँ पर है? ये आपका सागर और महासागरों में पाया जाता है। जबकि 3% जल जो है आपका ये मीठा जल है या स्वच्छ जल है। इस 3% की अगर बात की जाए तो इस 3% में से 2% जल जो है आपका ये बर्फ के रूप में है। कहाँ पर है? ग्लेशियर में है। ये जो हिमखंड है आपका उनमें जमा है। जबकि 1% जल जो है आपका
ये नदी, झीलें और तालाब में हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर कितना जल पीने लायक है, पीने योग्य जल कितना है, तो यहाँ पर पीने योग्य जल की जो मात्रा है आपकी वो 1% है। यानी कह सकते हैं पीने योग्य जो जल है उसकी मात्रा 1% है। और इसी 1% का हम लोग 0.006% वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से कहा गया कि पीने योग्य जल जो है वो 1% है। अब बात करते हैं हम लोग जल के रूप के बारे में कि जल के कितने रूप हैं आपके। देखा जाए तो जल के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से वो रूप हैं एक बार जान लेते हैं उनके बारे में। जल के रूप, इस पृथ्वी पर जल जो है ये 2 रूप में पाया जाता है। एक तो कठोर जल के रूप में पाया जाता है और दूसरा मृदु जल के रूप में पाया जाता है। यानी इस पृथ्वी पर जल जो है एक तो हार्ड वाटर है और दूसरा सॉफ्ट वाटर है। कठोर अगर जल की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा है ये 97% है, जबकि सॉफ्ट जल की जो मात्रा है ये 3% है। कठोर जल कौन सा है? ये वो जल है जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता। यानी कह सकते हैं कि जिस जल में साबुन झाग नहीं देता आसानी से, उस जल को कठोर जल कहा जाएगा। और जिस जल में साबुन आसानी से झाग दे सकता है उस जल को हम लोग सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं। यानी इस जल में साबुन जो है आसानी से झाग दे सकता है। जैसा कि बताया था कि सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, साबुन जो है आसानी से झाग दे सकता है, इसलिए इसको सॉफ्ट वाटर कहा गया है। अगर बात की जाए ये जो सॉफ्ट जो वाटर है यानी मृदु जो जल है, इसमें कितना जल ऐसा है जो बर्फ़ के रूप में है, कितना जल ऐसा है जो भूमिगत है और कितना जल ऐसा है जो कि नदियों के रूप में है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर सॉफ्ट जल की जो मात्रा है 3% है। तो 3% को हम 100% मान लेते हैं तो कह सकते हैं कि 60% जल जो है ये बर्फ़ के रूप में है, 40% जल जो है ये भूमिगत जल के रूप में है, ज़मीन के नीचे है, और 10% जल जो है ये यहाँ पर हम 30% करेंगे इसे। 30% जल जो है ये भूमिगत जल के रूप में है और 10% जल जो है ये नदी, झील और तालाबों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जल के 2 रूप हो गए, एक कठोर रूप और एक आपका सॉफ्ट यानी आपका मृदु जल। अब बात करते हैं कि जल में जो कठोरता है वो किस प्रकार की कठोरता पाई जाती है। तो जल में जो कठोरता है ये 2 प्रकार की कठोरता होती है जल के अंदर। जैसे कि एक है स्थायी कठोरता और दूसरी है अस्थायी कठोरता। जो कठोर जल है उसमें 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक तो है स्थायी कठोरता और दूसरी है अस्थायी कठोरता। एक है आपका परमानेंट हार्डनेस और दूसरी है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस। यानी जल में कुछ ऐसे लवण घुल जाते हैं जिसकी वजह से उसमें स्थायी कठोरता या फिर अस्थायी कठोरता पाई जाती है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से लवण हैं जिसके कारण जल में स्थायी कठोरता है और कौन से ऐसे लवण हैं जिसके कारण जल में जो है अस्थायी कठोरता है। तो हम कह सकते हैं कि जल में स्थायी कठोरता कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण घुले होने के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। जबकि जल की जो अस्थायी कठोरता कारण क्या है?
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। अब ये जो कठोरता है इसको दूर करने के भी उपाय होंगे, यानी कौन कौन से उपाय हैं स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और कौन से उपाय हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब जानते हैं हम लोग कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा जल की स्थायी जो कठोरता है वो दूर की जा सकती है। दूर करने के उपाय की अगर बात करें तो आसवन विधि से जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, या इसके अलावा जियोलाइट एक विधि है, इसके द्वारा भी जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। या फिर एक बात और करें यहाँ पर परम्यूटेट एक विधि है जिसके द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। अगर बात की जाए कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा जल की जो अस्थायी कठोरता है वो दूर की जाए, तो कह सकते हैं कि जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय होंगे। जैसा कि इसे उबालकर, यानी पानी को उबालकर जल की जो अस्थायी कठोरता है वो दूर की जा सकती है। या कह सकते हैं क्लोरीन गैस प्रवाहित करके जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। इसके अलावा और कौन सी विधि है, इसके अलावा कुएं का पानी ठीक करने के लिए इसमें जो गंदगी है या जो प्रदूषक पदार्थ है उनको ठीक करने के लिए हम हमेशा लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं। यानी लाल दवा का मतलब है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कुएं के पानी को ठीक करने के लिए। या इसके अलावा तालाब का अगर पानी है और उसमें अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो इसके लिए हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश एलम या फिटकरी के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो ये सभी उपाय थे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब जानते हैं जल के संरक्षण के बारे में, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। जल का संरक्षण कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा जल का संरक्षण होता है। यानी जब वर्षा पड़ती है तो वर्षा के जल को सेव करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि वर्षा का जल संरक्षण करना है तो इसके लिए पाताल तोड़ कुओं का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। या इसके अलावा कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी की अक्सर कमी रहती है, बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर बावड़ी के द्वारा भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। बावड़ी यहाँ पर सीढ़ीदार कुएं होते हैं। जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उनको बावड़ी कहा जाता है। ऐसे कुएं आपको राजस्थान राज्य में मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए चश्मा एक विधि है जिसके द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। ये विधि कहाँ अपनाई जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जल का संरक्षण करने के लिए चश्मा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें होता क्या है कि पर्वतों के बीच में जो गहराई वाला स्थान होता है वहाँ पर वर्षा का पानी स्टोर हो जाता है, जिसको चश्मा विधि के द्वारा जो है स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए घटसीजर एक तालाब है, इसके द्वारा भी प्राचीन समय में वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता था। ये बात हो, अगर घटसीजर की बात करें तो आज से लगभग 650 वर्ष पहले राजा घटसी ने
अपने क्षेत्र जैसलमेर में घटसीय तालाब का निर्माण कराया था। ये तालाब जो है 9 तालाबों को मिलाकर बना है। इसमें वर्षा के जल को संरक्षण किया जाता है, क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कह सकते हैं कि 10 से 12 दिन ही केवल वर्षा होती है। तो वहाँ पर राजा घटसी ने जो है घटसीय तालाब का निर्माण कराया था। तो ये सारी विधियाँ हैं जल के संरक्षण के लिए। जल के संरक्षण की एक विधि और है जिसे कहते हैं हम लोग टाका विधि। इसमें क्या होता है, घर के आंगन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। ये विधि राजस्थान में अपनाई जाती है। तो ये कुछ विधियां हैं जल के संरक्षण की। अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संस्था हैं जो जल के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग जल के संरक्षण से संबंधित कुछ संस्थाओं के बारे में। बात करते हैं हम लोग जल संरक्षण संबंधी संस्थाओं के बारे में। ऐसी कौन सी संस्था है जो कि जल का संरक्षण करती है। तो जैसे कि तरुण भारत संघ एक संस्था है जो कि जल का संरक्षण का कार्य करती है। यह संस्था राजस्थान राज्य में कार्यरत है। इस संस्था का उद्देश्य पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करना है और तालाबों का निर्माण करना है। इस संस्था से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है। वाटरमैन की उपाधि जिन्हें दी गई है आपकी। इसके अंतर्गत ये संस्था जो है पुरानी झीलों का पुनः उद्धार करती है, उनका निर्माण करती है और तालाबों का निर्माण करती है। इससे संबंधित एक संस्था और है जिसका नाम है आपका भीम भारत संघ संस्था। ये कर्नाटक राज्य के होलगुंडी स्थान पर कार्यरत है। ये कर्नाटक के होलगुंडी गांव की एक पंचायत का भी नाम है जिसमें बच्चों को शामिल किया गया है। यानी कह सकते हैं कि भीम भारत संघ संस्था में बच्चे कार्य करते हैं। ये यहाँ पर भी बच्चे जो है जल का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं आपके। तो कुछ इम्पोर्टेंट संस्था थी तो जल के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं आपकी। अब बात करते हैं हम कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 22 मार्च 1993 को मनाया गया था, जिसका सुझाव 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील ने यूएन कॉन्फ्रेंस के सामने दिया था। इसलिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हम अपने टॉपिक में आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।